गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई गर्ल्स कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज हम लोग इतिहास का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, भारत में कंपनी राज का विस्तार। बच्चों हम लोग आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके साथ भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। लेकिन 1746 से 1763 तक अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर लिया था। और जैसा कि आप सेकंड लेसन में पढ़ चुके हैं कि भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना हो गई। कब से हो गई? कर्नाटक युद्ध के बाद, फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद से। तो अब हम इस लेसन में देखेंगे कि भारत में कंपनी राज जो है, कंपनी राज का जो विस्तार हुआ, उसमें भारत में कंपनी राज का जो विस्तार हुआ, तो ये कंपनी राज किस तरह से भारत में धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करती चली गई। तो अब हम आपको आते हैं इस पे पार्ट के ऊपर कि अंग्रेज़ जो है जब भारत के उत्तरी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस वक्त दक्षिण भारत में बच्चों हमारा भारतवर्ष जो है में जिसमें ऊपर का भाग जो होता है, जब हम आपको मानचित्र दिखलाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऊपर का भाग जो हमारा होता है वो उत्तरी भाग है और नीचे का भाग हमारा दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी भारत में मैसूर, हैदराबाद और मराठे राज के जो शासक थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे, काफ़ी युद्ध में व्यस्त रहते थे। देश के जो शासक थे हमेशा अपनी सीमा के विस्तार के लिए उत्तराधिकार को लेके वो लड़ाई करते रहते थे और जब वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे तो वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते थे और वो जब अपने आप को कमज़ोर समझते थे तो अंग्रेज़ों से मदद ले लेते थे। अंग्रेज़ों जब मदद ले लेते थे तो इसके बदले में अंग्रेज़ों से को भारतीयों को कुछ न कुछ रियायत देनी पड़ती थी। और इस तरह से समझिए कि जो हमारे भारतीय थे उस वक्त के भारतीय शासक, वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन के रह गए थे। और लगभग 90 वर्षों तक 1764 में बच्चों 1764 में क्या हुआ था, पिछले पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने बक्सर का युद्ध। 1764 से 1856 तक अधिकांश राज्यों पे अंग्रेज़ अधिकार करने लगे और इसी के लिए उन्होंने कई नीति बनाई। जैसे हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल पढ़ेंगे कि वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय यानी हड़पने की नीति, कुशासन का आरोप लगा के राज को हड़प लिया, युद्ध में पराजित शासकों को से बहुत लाखों रुपया वार्षिक लेने लगे और फूट डालो शासन करो। किसकी नीति थी बच्चों? फूट डालो शासन करो, अंग्रेज़ों की नीति थी। इन सब के द्वारा, इन सब कूटनीति के द्वारा उन लोगों ने भारत में के राज्यों में कंपनी राज को मिला लिया। अब हम आते हैं मैसूर पे। हम दक्षिण भारत में स्टार्ट करेंगे अपना मैसूर के बारे में कि हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना। हैदर अली कब बना? 1761। ये मैं जितना पोर्शन आपको पढ़ाऊंगी इस पार्ट का बच्चों, ये मैंने पूरे पॉइंट्स बना लिए हैं और हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन गया। और हैदर अली था तो एक सिंपल अधिकारी के रूप में उसने अपना कार्य शुरू किया था, लेकिन वो इतना तेज था, इतनी कुशार्क बुद्धि उसकी थी कि बहुत बड़ी ऊंची पद पे वो पहुंच गया और 1761 में तो वो राजा बन गया और उसने वहाँ के मैसूर के बिदनूर, सूदा, कन्नड़, इन सब इलाकों को जीत लिया। मालाबार को जब जीता तो हैदर अली का जो राज्य था वो समुद्र तट तक उसका विस्तार हो गया। तो अब अंग्रेज़ों को बहुत ही आशंका हुई कि हैदर अली का तो बहुत ज़्यादा अधिकार बढ़ा, हैदर अली तो बहुत शक्तिशाली है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि हैदर अली के साथ वो हैदर अली को एक तरह से सोचने लगे कि मुझे इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाता चला जाएगा। तो 1768 से 1792 तक 1768 से 1792 तक 3 युद्ध हुआ था मैसूर का, जिसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे।
तो पहला मैसूर युद्ध बच्चों हुआ था 1768 से 1769 में। पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1768 से 1789 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच। इसमें आपको आपके इसमें क्वेश्चन जो है उसमें आपको अति लघु क्वेश्चन में भी है कि किसके बीच युद्ध हुआ था। तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ था। हैदर अली की शक्ति को हैदर अली की शक्ति को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? उस समय बच्चों निज़ाम है जो थे मराठे और कर्नाटक के नवाब, इन सबको मिला के अंग्रेज़ों ने हैदर अली के ख़िलाफ़ एक समृद्ध मोर्चा बनाया। और बाद में जब हैदर अली को पता चला तो वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मराठों को बहुत सारा धंधे के अपने ऊपर मिला लिया, निज़ाम को अपने ऊपर मिला लिया, कर्नाटक पे उसने आक्रमण किया। 1.5 साल तक युद्ध होता रहा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम मैसूर युद्ध। हैदर अली ने जब मद्रास को घेर लिया और 4 अप्रैल को 1769 में हैदर अली और उसके बीच जब संधि हो गई, तो इस हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई और ये प्रथम मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ। और जब कोई संधि होती है बच्चों तो दोनों के बीच एक समझौता होता है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे पिछली लेसन में हम लोगों ने इलाहाबाद की संधि पढ़ी थी, तो अब ये अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच जो संधि हुई उसके जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया और ये हुआ कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था बच्चों 1780 से 1784 में। और 1771 में जो मराठे थे, जब उन्होंने हैदर अली पे आक्रमण किया तो 1769 में हैदर अली अंग्रेज़ों के बीच एक संधि हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं थी, जबकि संधि के अनुसार था ये कि आगे भविष्य में सहायता करेंगे। लेकिन हैदर अली ने कोई सहायता नहीं की, हैदर अली को अंग्रेज़ों ने कोई सहायता नहीं की। तो हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ही एक मोर्चा बना लिया और हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। यहाँ पे हम बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास में सन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अगर सन लिखेंगे, अभी आप 8th में हैं, फिर 9th में जाएंगे, फिर 10th में आपका बोर्ड आएगा, तो बहुत ज़रूरी है, वो इस पे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आप जब भी कोई शासक आया या कोई युद्ध हुआ या कोई संधि हुई तो आप इस तरह से हमेशा सारे पॉइंट्स को याद करेंगे। इन पॉइंट्स को अलग से आप हाईलाइट करके एक कॉपी में लिख लेंगी अपने कॉपी में और उस सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लेंगे कि कैसे कैसे प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ। अब चलिए हम अपनी पढ़ाई के ऊपर आते हैं कि हमने कहा था कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पे आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब निज़ाम और मराठे को हैदर अली से अलग किया और नवंबर 1781 में वो हैदर अली पराजित हो गया। 1782 में हैदर अली ने जब अंग्रेज़ों को पराजित किया तो 1782 में ही हैदर अली की उसी वक्त मृत्यु हो गई। उस वक्त क्या हुआ? 1782 में देखिए ये हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। हैदर अली के बाद से उसका बेटा कौन शासक बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक बना। वहाँ पे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, लेकिन 1 साल तक युद्ध किया, लेकिन टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में 1784 में एक संधि हो गई। और ये हुआ, संधि होने के बाद होता राजा ये करते कि एक दूसरे के प्रांत एक दूसरे को लौटा दिया। अब हम आ जाते हैं तीसरे मैसूर युद्ध पे। तीसरा मैसूर युद्ध, अब टीपू सुल्तान शासक बन गया बच्चों मैसूर का। अब आ जाइए, फिर लड़ाई हुई अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में, तृतीय मैसूर युद्ध कहते हैं उसको। ये कब हुआ? 1790 से 1792 तक, 1790 से 1792 तक। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध जो तीसरा टकराव हुआ था वो 1790 में हुआ था। अंग्रेज़ी सेना वेल्लौर, ये जगह है बच्चों मैसूर में, और अंबूर होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई और उसके बाद से 1791 में उसको जीत लिया। और उसके बाद अंग्रेज़ी सेना कहाँ पहुंच गई? श्रीरंगपट्टनम।
कहाँ पर ये है, देखिए लिखा है बच्चों श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम के बारे में हम आपको बता देते हैं कि अंग्रेज़ी सेना श्रीरंगपट्टनम तक जब पहुंच गई तो अंग्रेज़ों ने कोयम्बटूर को जीत लिया। ये सब नाम है बच्चों जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे श्रीरंगपट्टनम, कोयम्बटूर, इसको आप धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद मराठे और निज़ाम की सहायता से श्रीरंगपट्टनम में चढ़ाई कर दी और टीपू ने इसका बहुत विरोध किया। और जब देखा टीपू ने कि युद्ध को जो कंटिन्यू करना यानी युद्ध लगातार जारी रखना संभव नहीं है, तो उस टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। किसके साथ संधि की बच्चों? टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कब हुई थी, किस सन में? 1792 में संधि हुई थी। और ये इस पे भी आपको क्वेश्चन है बच्चों, ये कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगी। आप बच्चों गौर से आप वीडियो सुना कीजिए और देखा कीजिए, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। पूरे चैप्टरों को शॉर्ट में करके पॉइंट बना के मैं आपको वीडियो बनाती हूँ और फिर इसमें आपको हर जगह सारे आंसर जब लास्ट में आप करेंगी। 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक है बहुविकल्पीय, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जिसमें कि 4 उत्तर रहता है, 1 उत्तर सही होता है। और उसके बाद आता है अति लघु, यानी उसका जवाब आपको 10 शब्दों में यानी 1 से 2 लाइन में देना है। उसके बाद आता है बच्चों लघु उत्तर, वो आपका है बुक में भी है, वो आप लघु उत्तर देना है आपको। और उसके बाद से वो आपका 1 पेज कम से कम होना चाहिए आपकी कॉपी का। उसके बाद से आता है दीर्घ उत्तर, वो आपका एक कम से कम 1.5 पेज तक होना चाहिए आपकी कॉपी में। तो वो इतने तरह के 4 तरह के क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए हम आप पढ़ाई पे आ जाते हैं कि टीपू ने देखा कि जब युद्ध जारी रखना संभव नहीं है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। और उसके संधि के अनुसार, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जब संधि होती है तो उसमें दोनों की भी समझौता रहता है और कुछ प्रांत वो उसको देना पड़ता है। तो संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों को दे दिया। और अंग्रेज़ों को देखिए, अब हम नाम पढ़ रहे हैं, 12 महल और डिंगीगुल, इन सब जगहों को, मालाबार, इन सब जगहों को अंग्रेज़ों को देना पड़ा। किसने दिया? टीपू सुल्तान ने। और टीपू को 3 करोड़ उसके रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में, यानी क्षतिपूर्ति किसको कहते हैं बच्चों? हर्जाना के तौर पे टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों को देना पड़ा। और इस तरह से वो टीपू को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब आ जाइए बच्चों, हम देखते हैं कि जब मैसूर में ये 3 युद्ध हो गया, तो 3 युद्ध के होने के बाद से, संधि होने के बाद से, टीपू सुल्तान की जब ने 1792 में संधि कर ली और बहुत सारा उसको देना पड़ा अंग्रेज़ों को, तो उसके वक्त एक गवर्नर जनरल भारत में आया, लॉर्ड वेलेस्ली। बच्चों, भारत पे उस वक्त अंग्रेज़ का शासन था और अंग्रेज़ जो होते थे वो भारत में अपने शासन स्थापित करने के लिए जब किसी को अधिकारी को भेजते थे, तो उस अधिकारी का नाम उस अधिकारी का पद था गवर्नर जनरल। क्या कहते थे उसको? गवर्नर जनरल। अब ये नाम है उस गवर्नर जनरल को जो 1798 में आया, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब 1798 में भारत आया तो बहुत बड़ा एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने जो एक संधि बनाई, उस संधि को हम कहते हैं सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि बनाई थी भारत के शासकों के साथ में। उस वक्त हम मैसूर में बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान के साथ जो उसने संधि की थी, एक संधि बनाई थी सहायक संधि। अब हम इस संधि के बारे में आपको हम बताते हैं कि सहायक संधि के अनुसार जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये दबाव डाला कि अंग्रेज़ के संरक्षण में आ जाए और इसके बदले में अंग्रेज़ उन्हें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा देंगे। यानी शासकों को ये कहा गवर्नर जनरल ने कि जो भी हमारी आंतरिक यानी भारत में जो भी आप आपस में लड़ाई करते हैं उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे और बाहरी तौर पे भी आपकी हम सहायता करेंगे। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसमें जो शासक होते थे उनको अंग्रेज़ी सेना की एक टुकड़ी भी रखनी पड़ती थी और इनको अगर आप खर्च नहीं उठा पाएंगे तो उसकी स्थिति में कंपनी को कुछ राज का कुछ भाग भी देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के विरुद्ध किसी भी युद्ध या संधि करने का अधिकार उन शासकों को कहीं नहीं था और ये अपनी राजधानी में कंपनी का एक रेजिडेंट भी उनको रखना पड़ता था।
इस तरह से इस सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पे अधिकार कर लिया। बच्चों, ये हम आपको अब मैसूर से हट के हम ये आपको आगे बता रहे हैं कि जब गवर्नर जनरल आया तो उसने सहायक संधि के द्वारा मैसूर के अलावा तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और वेलेस्ली ने देखा कि अब टीपू सुल्तान जो बहुत तक शक्तिशाली है उसे हराना आवश्यक है, तो अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध युद्ध किया और मई 1799 को अंग्रेज़ों ने श्रीपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में आ गया। मैसूर किसके कब्ज़े में आ गया बच्चों? अंग्रेज़ों के। तो इस तरह से ये हम पोर्शन आपको यहीं तक पढ़ाएंगे और हम आपको बता दें टीपू सुल्तान एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। भारतीय इतिहास में उसका बहुत महत्व था। उसने एक कहावत कहा था बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। और इसी में उक्ति को उसने पालन किया और श्रीरंगपट्टनम के द्वार पे लड़ता हुआ वो मारा गया। तो ये बच्चों आपका इस पार्ट का ये पोर्शन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके बारे में इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मराठों के साथ कैसे युद्ध हुआ और डलहौजी ने और क्या क्या नीति अपनाई जो गवर्नर जनरल है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।